Welcome to Know Basics. In this platform, I will bring to you a series of current affairs. This is the first video of this series. चलिए, तो इस सीरीज़ में और भी करंट अफेयर्स के वीडियो फॉलो करेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं 5 नवंबर से 11 नवंबर के बीच के करंट अफेयर्स को हम इसमें देखते हैं। तो सबसे पहला करंट अफेयर है विश्व की सबसे लंबी यात्री ट्रेन। ठीक है, सबसे लंबी यात्री रेल यानी पैसेंजर रेल की बात कर रहे हैं, और इसमें स्विट्जरलैंड ने इसकी शुरुआत की है। ठीक है, स्विट्जरलैंड ने इसकी शुरुआत की है, और इस ट्रेन की लंबाई जो है 1.9 किलोमीटर लंबी है, और कुल कोचेज कितने हैं? 100 कोचेज हैं। इसके अलावा हम जान लेते हैं कि इंडिया की सबसे लंबी ट्रेन कौन सी है। इंडिया की सबसे लंबी ट्रेन है आपका डिब्रूगढ़ कन्याकुमारी विवेक एक्सप्रेस। क्या है? डिब्रूगढ़ कन्याकुमारी विवेक एक्सप्रेस। विवेक एक्सप्रेस, ठीक है, ये इंडिया की सबसे लंबी ट्रेन है। इसके अलावा स्विट्जरलैंड की तो सबसे लंबी ट्रेन निकली ही, लेकिन इसके अलावा दूसरे नंबर की सबसे लंबी ट्रेन कौन सी है? ये है द घन, और ये कहाँ की है? ये ऑस्ट्रेलिया की है। इसके बाद कनाडा की ट्रेन सबसे लंबी है। मतलब स्विट्जरलैंड जो है वो नंबर 1 पे है, और ऑस्ट्रेलिया जो है ये दूसरे नंबर पे है, कनाडा तीसरे नंबर पे है। ठीक है, चलिए अब कुछ हम स्विट्जरलैंड के बारे में हम समझते हैं। स्विट्जरलैंड एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। पहले हम इसको मिटा लेते हैं। तो स्विट्जरलैंड एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। यहाँ पे लैंडलॉक्ड कंट्री क्या होता है? लैंडलॉक्ड कंट्री मतलब होता है जो जिसका एक्सेस समुद्र में नहीं है, मतलब ये सब तरफ लैंड से घिरा हुआ है। तो स्विट्जरलैंड ऐसा ही देश है जो सब तरफ यूरोपीय कंट्रीज से घिरा हुआ है, और इसका डायरेक्ट एक्सेस टू वाटर बॉडी नहीं है। तो ये लैंडलॉक्ड कंट्री है। यहाँ की राजधानी है, डिफैक्टो राजधानी है, डिफैक्टो कैपिटल है बर्न, और यहाँ की मुद्रा है स्विस फ्रैंक। तो बर्न जो है वो डिफैक्टो कैपिटल है। डी जूरी कैपिटल इसका कुछ नहीं है। डी जूरी कैपिटल और डी फैक्टो कैपिटल में क्या अंतर होता है? डी जूरी कैपिटल और डी फैक्टो कैपिटल में यही अंतर होता है कि डी जूरी कैपिटल जो होता है वो अकॉर्डिंग टू लॉ होता है, और डी फैक्टो कैपिटल वो रियल कैपिटल होती है। ठीक है, मतलब कानून माने या ना माने, डी फैक्टो कैपिटल जो है वो राजधानी वास्तविक रूप में होती ही है, और डी जूरी कैपिटल वही जो कानून उसको मान्यता दे। ठीक है, चलिए, तो स्विट्जरलैंड के बारे में हम समझ गए, यहाँ की यात्री रेल, सबसे लंबी यात्री रेल के बारे में समझ गए। तो अगला करंट अफेयर्स हम देखते हैं। इसमें गोवा पर्पल फेस्टिवल। गोवा पर्पल फेस्टिवल ये क्या होता है हम ये समझते हैं। हाल ही में प्रमोद सावंत जो गोवा के सीएम हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने गोवा पर्पल फेस्टिवल का अनावरण किया, यानी अनवेल किया, और यह इस तरह का पहला फेस्टिवल है जो 6 से 8 जनवरी 2023 तक आयोजित किया जाएगा। ठीक है, इस फेस्टिवल का थीम रखा गया है पर्पल फेस्ट सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी। सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी का मतलब क्या है कि इसमें जो है डाइवर्सिटी को बढ़ावा दिया जाएगा, विविधता, हिंदी में इसको विविधता कहते हैं। और इसमें जो है सभी कैटेगरीज को, PWD, ST SC OBC सभी कैटेगरीज को, डाउन ट्रोडन पीपल को, ग्रास रूट लेवल के पीपल को इसमें शामिल किया जाएगा, और सभी एक साथ सेलिब्रेट करेंगे। इसमें नाच गान होगा, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होंगी, लाइव परफॉर्मेंस होगा, तो बहुत सारे जो एक्टिविटीज़ होंगे उनको आयोजित किया जाएगा। ठीक है, चलिए अब समझते हैं गोवा के बारे में। हम कुछ बेसिक जानकारी ले लेते हैं। गोवा जो है वो वेस्टर्न घाट में स्थित है। ठीक है, और इसकी जो राजधानी है उसको कहते हैं पणजी, और इसके जो सीएम है ये तो आपको पता ही है, प्रमोद सावंत। और इसके जो गवर्नर हैं, इसके गवर्नर कौन है आपको पता है? इसके गवर्नर हैं PS श्रीधरन। ठीक है, PS श्रीधरन पिल्लई पूरा नाम। और गोवा के बारे में और कुछ बेसिक जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। गोवा का जो मैमल है इसको बोलते हैं गौर। गौर स्टेट मैमल। स्टेट बर्ड है आपका फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल। फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल। ठीक है, यहाँ पे जो फिश पाई जाती है वो बहुत प्रोमिनेंट है, ग्रे म्यूलेट। और जो फ्लावर मिलता है यहाँ पे, जो स्टेट फ्लावर है वो है जास्मीन। ठीक है, फ्रूट है कैशोनट। तो ये सारी बेसिक जानकारी आपको याद रखनी चाहिए, क्योंकि इसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं कि गोवा के गवर्नर कौन है, गोवा का राजकीय पुष्प क्या है, तो इस तरह से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आपको ये सब जरूर याद रखना चाहिए। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स की ओर, और देखते हैं अमेरिका की अंतरिक्ष निर्माता कंपनी स्पेसएक्स ने फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से फैल्कन हैवी रॉकेट का विमोचन किया है। तो फैल्कन हैवी रॉकेट लॉन्च हुआ है कहाँ से? केनेडी स्पेस सेंटर जो फ्लोरिडा में है। और यह जो रॉकेट है ये मिलिट्री सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजेगा। ठीक है, स्पेसएक्स के बारे में आप जानते हैं कि इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया में है, और इसकी स्थापना 2002 में एलोन मस्क के द्वारा की गई थी।
फैल्कन 9, फैल्कन हैवी प्रक्षेपण यान यानी लॉन्च व्हीकल, विभिन्न रॉकेट इंजन इत्यादि का निर्माण करता है स्पेस एक्स। ठीक है, तो ये आप जान गए कि स्पेस एक्स के फाउंडर कौन है, एलोन मस्क। और यह क्या काम करती है, ये फैल्कन 9, फैल्कन हैवी लॉन्च व्हीकल, ये सारी चीज़ें बनाती हैं और रॉकेट के बहुत सारे इंजन बनाती हैं। और इसने हाल ही में मिलिट्री सैटेलाइट को अंतरिक्ष तक भेजने के लिए फैल्कन हैवी रॉकेट लॉन्च किया है। चलिए आगे समझते हैं, अगला करंट अफेयर क्या है। ये युद्धाभ्यास, गरुड़ की बात हो रही है। भारत और फ्रांस की वायुसेना के बीच ये गरुड़ 7 से क्या मतलब है, 7 मतलब ये 7th एडिशन है। ठीक है, 7वां संस्करण है। तो ये आयोजित किया जाएगा 26 अक्टूबर से 12 नवंबर के बीच आयोजित किया जा रहा है। 12 नवंबर को ये ख़त्म हो गया है और ये जोधपुर में हुआ। और पहली बार इसमें जो है LCA यानी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, तेजस और प्रचंड, इनको LCA बोलते हैं क्योंकि ये हल्के किस्म के लड़ाकू विमान होते हैं। ये पहली बार पार्टिसिपेट करेंगे किसी भी इंटरनेशनल एयर एक्सरसाइज में या फिर कोई भी मिलिट्री एक्सरसाइज में। ये पहली बार पार्टिसिपेट करेंगे। कौन कौन, तेजस और प्रचंड। ठीक है, और इसमें इंडिया की तरफ से Su-30, Mk-1, जगुआर और राफेल एयरक्राफ्ट भी इसमें हिस्सा लेंगे इस एक्सरसाइज में। अब इस एक्सरसाइज में जो है हमें एक चीज़ याद रखना है कि इसमें एयर चीफ भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। चलिए, चूँकि ये जोधपुर में हो रहा है इसलिए राजस्थान के बारे में हमें कुछ बेसिक जानकारी होनी जरूरी हो जाती है। ठीक है, राजस्थान जो है वो भारत का सबसे बड़ा राज्य है इन टर्म्स ऑफ एरिया। ठीक है, इसका एरिया सबसे बड़ा है भारत के किसी भी राज्य से। इसकी राजधानी है, राजस्थान की राजधानी आपको पता है जयपुर है। इसके जो राज्यपाल हैं वो हैं कलराज मिश्रा और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। और यहाँ का जो घूमर नृत्य है, बहुत फेमस नृत्य है ये घूमर नृत्य, घूमर डांस। और यहाँ का जो राजकीय पुष्प है, स्टेट फ्लावर, वो है आपका रोहिदा। और आपका राजकीय पक्षी जो यहाँ पे है वो मिलती है गोदवान पक्षी। तो राजस्थान के बारे में आपको बेसिक जानकारी हासिल हो गई है। तो नेक्स्ट करंट अफेयर्स में हम मूव करते हैं। अगला करंट अफेयर्स जो है वो है निकोबार के जंगल को मेगा प्रोजेक्ट में परिवर्तित करने की स्वीकृति। और ये स्वीकृति किसने दी, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज ने। इसने क्या किया, निकोबार द्वीप के लगभग 130.57 वर्ग किलोमीटर यानी इतना स्क्वायर किलोमीटर 130.75 स्क्वायर किलोमीटर के वनक क्षेत्र को यानी फॉरेस्ट एरिया को, इसको हटा करके इसके स्थान पर एक 72,000 करोड़ रुपए का एक मेगा प्रोजेक्ट लगाया जाएगा। इस मेगा प्रोजेक्ट के अंदर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट क्या होते हैं, जो विदेशों से जहाँ जिस पोर्ट में शिप्स आती हैं सामान लेकर के और यहाँ से भी शिप्स जाती हैं अदर कंट्रीज़ में, तो ऐसे पोर्ट को हम कहते हैं ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनाया जाएगा। हवाई अड्डा बनाया जाएगा यानी एयरपोर्ट, और ग्रीन फील्ड टाउनशिप यहाँ पे डेवलप किया जाएगा, पावर प्लांट भी लगाया जाएगा। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर ये सारी चीज़ें बनाई जाएंगी। और वर्तमान में जो है एट प्रेजेंट इस तरह के प्रोजेक्ट में से सबसे बड़ा प्रोजेक्ट इसको माना जा रहा है। ठीक है, और यह प्रोजेक्ट किसको दिया गया है, यह प्रोजेक्ट दिया गया है आपको आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को यानी ANIIDCO को दिया गया है। ठीक है, इसको दिया गया है। अब चूंकि ये अंडमान की बात हो रही है तो अंडमान के बारे में आपको बेसिक जानकारी होनी जरूरी हो जाती है। अब यहाँ की राजधानी क्या है, पोर्ट ब्लेयर राजधानी है। ठीक है, और इसमें जो है टोटल आइलैंड्स कितने हैं, 22 हैं। टोटल टापू जो हैं, द्वीप हैं, वो 22 हैं। और प्रमुख टापू में से क्या क्या आते हैं, जो प्रमुख द्वीप जो हैं वो कार निकोबार, ग्रेट निकोबार, फिर लिटिल निकोबार, ये सारे टापू जो हैं कहाँ पे मिलते हैं, अंडमान निकोबार में। और यहाँ की सबसे बड़ी शिखर जो है वो क्या है, माउंट थुलियर, ये सबसे बड़ा क्या शिखर है अंडमान का। चलिए नेक्स्ट करंट अफेयर्स में मूव करते हैं हम और देखते हैं कि मलाबार युद्धाभ्यास का मेज़बान जापान। अब जो इस बार का जो मलाबार युद्धाभ्यास हो रहा है, मलाबार एक्सरसाइज जो हो रहा है, मिलिट्री एक्सरसाइज, ये एक्चुअली नेवल एक्सरसाइज है। और ये कहाँ पे आयोजित हो रहा है, ये योकोसुका बंदरगाह यानी पोर्ट, योकोसुका बंदरगाह। यहाँ पे देखिए मैप में भी मैंने आपको दिखाया हुआ है यहाँ पे। तो इसमें जो है योकोसुका बंदरगाह से सटे समुद्र में हो रहा है। बंदरगाह में कैसे होगा, बंदरगाह तो बहुत छोटी होती है, तो योकोसुका बंदरगाह से सटे हुए समुद्र में यह एक्सरसाइज होगा। और इस एक्सरसाइज में प्रमुख देश जो शामिल होते हैं वो हैं इंडिया, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया।
ये जो कंट्रीज़ हैं, 4 कंट्रीज, आपको पता है कि क्वाड के भी मेंबर कंट्रीज़ हैं। क्वाड क्या है? क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी फोरम। तो इसके भी मेंबर कंट्रीज़ हैं ये सारे कंट्रीज़। बहुत सारे एक्सपर्ट्स क्या मान रहे हैं? वो मान रहे हैं कि ये क्वाड का ही एक्सटेंशन है। मतलब ये एक्सरसाइज जो हो रहा है, मलाबार एक्सरसाइज, इसमें 4 देश जो हिस्सा लेते हैं, ये क्वाड का ही एक्सटेंशन है। बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं। अब इसमें आप देखिए, चूँकि जापान की बात हो रही है तो जापान के बारे में कुछ बेसिक चीज़ जान लीजिए। जापान की राजधानी है टोक्यो, यहाँ की भाषा है जापानी, और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है फूमियो किशिदा, और यहाँ की मुद्रा जो है वो है येन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, हिमालयी राज्यों में अर्ली वार्निंग सिस्टम। अब हिमालयी राज्यों में जो है अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाया जाएगा। ठीक है, अर्ली वार्निंग सिस्टम क्या होता है? कोई भी प्राकृतिक आपदा आने से पहले आपको चेतावनी दी जाएगी, और इसमें मतलब ये पता चल जाएगा कि कौन सी प्राकृतिक आपदा कब आने वाली है। तो उसी के हिसाब से जो है लोग अपनी सुरक्षा कर लेंगे। ठीक है, तो ये अर्ली वार्निंग सिस्टम कौन लगाएगा? ये लगाएगा NGRI। ठीक है, NGRI किसकी विंग है? CSIR की एक विंग है। CSIR क्या है? यह है वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद। ठीक है, यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसकी विंग है NGRI, यानी राष्ट्रीय भूभौतिक प्रोनाउंसिएशन करने में दिक्कत हो रही है, राष्ट्रीय भूभौतिक अनुसंधान संस्थान, यह है NGRI। तो ये लगाएगा अर्ली वार्निंग सिस्टम। हिमालयी राज्यों में कौन कौन आते हैं? क्योंकि अब यहाँ पे अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाया जाएगा तो यहाँ पे सबसे पहले फील्ड स्टडी होगी, फील्ड स्टडी यानी क्षेत्रीय अध्ययन। इसके बाद उसका जो कंक्लूजन निकलेगा उसी के हिसाब से यहाँ पे अर्ली वार्निंग सिस्टम स्थापित किया जाएगा। अब हिमालयी राज्यों में यानी हिमालयन स्टेट्स में कौन कौन आते हैं? आपके आते हैं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, इसी तरह आते हैं मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, असम और पश्चिम बंगाल। तो ये सारे कंट्रीज जो हैं हिमालयन स्टेट्स कहलाते हैं। तो यहीं पे लगाया जाएगा अर्ली वार्निंग सिस्टम। चलिए नेक्स्ट है G20 का लोगो, थीम और साइट का अनावरण। ये अनावरण किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। और ये अनावरण क्यों हुआ है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा? ये देखिए लोगो यही है जिसका अनावरण किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। यहाँ पे नीचे लिखा है वसुधैव कुटुंबकम, और यहाँ पे भारत 2023 इंडिया। ठीक है, और यहाँ पे G20, और यहाँ पे जो है ये अर्थ का सिंबल है, और यहाँ पे लोटस फ्लावर है। मतलब ऐसे लग रहा है कि लोटस फ्लावर के ऊपर अर्थ को रखा गया है। तो ये सिंबलाइज इसका ये सिंबल है G20 2023 का। ठीक है, अब ये क्यों कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर जी? क्योंकि G20 की जो प्रेसिडेंसी है वो इंडिया के पास है, मतलब 2023 में इंडिया के पास चली आएगी। और ये सरेंडर कब करेगा G20 का प्रेसिडेंस? ये 1 दिसंबर को ही प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को या इंडिया को दिया जाएगा। इससे पहले जो G20 की अध्यक्षता जो करता था वो इंडोनेशिया कर रहा था 2021-22 के लिए। और इस बार का जो G20 समिट हो रहा है अभी 15 से 16 नवंबर को, ये भी इंडोनेशिया के बाली शहर में आयोजित हो रहा है। हमारे प्राइम मिनिस्टर जी इंडिया का नेतृत्व करेंगे, इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे, और प्राइम मिनिस्टर जी शायद आज निकल गए या फिर आज निकलने वाले हैं, क्योंकि उनका प्रोग्राम है 14 से 16 तक इंडोनेशिया में रहने का प्रोग्राम है। चलिए, तो G20 के बारे में आप समझ गए कि कहाँ पे ये 2023 में इंडिया को इसकी प्रेसिडेंसी दी गई है। G20 के बारे में कुछ और फैक्ट समझ लीजिए, क्योंकि G20 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन है। ये जो है 20 देशों का समूह है। ठीक है, इस 20 देशों में दोनों आते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ भी हैं और डेवलप्ड कंट्रीज़ भी हैं। डेवलप्ड विकासशील और विकसित देश दोनों इसमें सम्मिलित हैं। और इसकी अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो इसमें जो है 60% आपका जो टोटल जनसंख्या है पूरी दुनिया का, उसका 60% G20 देशों से ही आते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर इसकी ग्लोबल GDP की बात करें तो ग्लोबल GDP का 80% ये G20 कंट्रीज़ ही कंट्रीब्यूट करते हैं। मतलब ग्लोबल GDP में 80% कंट्रीब्यूशन G20 का ही है। और इसमें जो टोटल एक्सपोर्ट होते हैं, ग्लोबल एक्सपोर्ट, टोटल एक्सपोर्ट का लगभग 75% G20 ग्रुप का ही कंट्रीब्यूशन है। मतलब इससे आप समझ सकते हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण ग्रुप है G20। पॉपुलेशन, टोटल ग्लोबल पॉपुलेशन का 60% ये इसका कंट्रीब्यूशन G20 का, और ग्लोबल GDP में 80% कंट्रीब्यूशन है, और एक्सपोर्ट में, ग्लोबल एक्सपोर्ट में 75% कंट्रीब्यूशन है। और इसमें कौन कौन से देश आते हैं? इसमें G20 कंट्रीज़ में आते हैं अर्जेंटीना, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, फिर है आपका कनाडा, चीन, यूरोपियन यूनियन,
फिर है फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरेबिया, फिर है आपका दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, टर्की, फिर यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ये 20 कंट्रीज़ का ये एक समूह है, एक ग्रुप है। चलिए समझ गए। अब अगला हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने EWS के कोटे पर फैसला बरकरार रखा। अब EWS क्या है? EWS का मतलब होता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। क्या होता है? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। ठीक है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कब से आया है? ये 2019 में आया था। ये किस संशोधन के अंतर्गत? 103वें संशोधन यानी 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंतर्गत इसको लेके आया गया था EWS कैटेगरी को। और EWS कैटेगरी जो है वो SC, ST, OBC इन सबसे अलग है, इसमें इंक्लूडेड नहीं है। इसमें क्या प्रावधान किया गया था 2019 के एक्ट में? इसमें प्रावधान किया गया था कि किसी भी सरकारी नौकरी में और शैक्षणिक संस्थाओं में इसमें EWS को 10% का आरक्षण दिया जाएगा, यानी 10% कोटा उनके लिए रिजर्व्ड है। ठीक है, तो EWS के लिए क्या क्या बेसिक कंडीशंस हैं? EWS के लिए कंडीशंस हैं जो हैं वो बहुत सारे कंडीशन रखे गए हैं, लेकिन इसमें सबसे मेन है कि फैमिली की टोटल इनकम, ग्रॉस इनकम, ठीक है, वो 8 लाख से नीचे होनी चाहिए। 8 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए, 8 लाख से नीचे होनी चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है कि आपके पास 5 एकड़ से कम ज़मीन होनी चाहिए। ये भी क्या? एग्रीकल्चरल लैंड यानी कृषि भूमि। कृषि भूमि आपके पास 5 एकड़ से कम होनी चाहिए, तो आप EWS कैटेगरी के लिए क्वालिफाई करेंगे और इसका लाभ ले सकते हैं। चलिए, तो अगला हम देखते हैं, अगला करंट अफेयर्स है चुनावी उम्मीदवारों के लिए चुनावी उम्मीदवारों के नगद खर्च को घटाकर 2000 रुपये तक सीमित कर दिया गया है। जो कैश एक्सपेंडिचर है, चुनावी कैंडिडेट जो हैं कैश एक्सपेंडिचर, ये जो भी इलेक्शन लड़ रहे कैंडिडेट्स जो हैं ये 2000 रुपये से ज़्यादा खर्च नहीं करेंगे। पहले ये अमाउंट 10,000 रुपये था, अब इसको घटा करके 2000 रुपीज़ कर दिया गया। और ये किसने किया है? इलेक्शन कमीशन ने। ठीक है, और इसका उद्देश्य इसको क्यों किया गया है? इसका उद्देश्य है उम्मीदवारों के लेन देन को पारदर्शी बनाना। ठीक है, चलिए, तो इलेक्शन कमीशन के बारे में थोड़ा सा बेसिक जानकारी आप ले लें। सॉरी, इसमें इसका मुख्यालय जो है, इलेक्शन कमीशन का मुख्यालय नई दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में। और इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था 25 जनवरी 1950 को इसका गठन हुआ था। किस आर्टिकल के अंदर आता है? कॉन्स्टिट्यूशन के 324 आर्टिकल के अंदर क्या आता है? इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग। और वर्तमान में चुनाव आयुक्त कौन है? मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार, ये मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। चलिए आगे हम देखते हैं करंट अफेयर्स में। रूस भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता बना। ठीक है, कब की बात हो रही है? अक्टूबर 2022 की बात हो रही है। अक्टूबर 2022 में रूस ने इराक को और सऊदी अरब को छोड़ दिया है पीछे। रूस ने लगभग इंडिया को 9,35,556 BPD का मतलब क्या होता है? बैरल पर डे, मतलब एक दिन में 9,35,556 इतना बैरल तेल एक्सपोर्ट किया है इंडिया को। और ये टोटल एक्सपोर्ट का कितना है? 22% है। तो ये बहुत ज़्यादा तेल एक्सपोर्ट किया है। और इसकी तुलना में सऊदी अरब ने जो तेल का एक्सपोर्ट किया है इंडिया को वो सिर्फ 60% है। और इराक जो है इसने कितना परसेंट एक्सपोर्ट किया है इंडिया को? 20.5%। ठीक है, अब ये अचानक से ये तेज़ी क्यों आई, ये भी हम समझ लेते हैं कि इंडिया को अचानक से इतना तेज़ी गति से इतना तेल एक्सपोर्ट क्यों कर रहा है। आप तो जानते हैं कि ये रसिया ने जो है इसने यूक्रेन पर जो है आक्रमण कर दिया। और इससे जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज़ जो हैं ये काफ़ी गुस्से में हैं और इन्होंने रसिया के ऊपर कई सारे सैंक्शन लगा दिए, इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिए, आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए, जिसके कारण जो रसिया अदर कंट्रीज़ को तेल एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। जनरली यूरोपियन कंट्रीज़ को जो है उनको तेल बिल्कुल एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। तो रसिया को इकोनॉमिक लॉस हो रही है। ठीक है, अब जब इकोनॉमिक लॉस होगा रसिया को, तो रसिया क्या करेगा? वो डिस्काउंटेड रेट पर इंडिया को ऑफर कर दिया तेल कि मैं आपको डिस्काउंटेड रेट पर तेल दूंगा। तो इंडिया जब डिस्काउंटेड रेट पर इंडिया को जब तेल मिला तो इंडिया ने इंपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया और बहुत भारी मात्रा में इंपोर्ट किया। तो यही रीज़न है कि रसिया से बहुत ज़्यादा तेल इंपोर्ट हो गया इंडिया में अक्टूबर के महीने में। इनफैक्ट रसिया सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन गया इंडिया के लिए, तेल का इंपोर्ट सबसे ज़्यादा रसिया से हो गया। ठीक है, अब रसिया की बात हो रही है तो रसिया के बारे में आप
को थोड़ी सी जानकारी दे दूं। रसिया की राजधानी जो है वो है मॉस्को और प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। संसद है यहाँ का, यहाँ के पार्लियामेंट को बोलते हैं डूमा। डूमा जो है ये जनरली ये विशेषकर लोअर हाउस है। और यहाँ की मुद्रा जो है वो है रूबल। चलिए अब करंट अफेयर्स की इस वीडियो में आगे चलते हैं और देखते हैं कि अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक है स्वतंत्र भारत के प्रथम मतदाता का निधन। अब ये कौन है प्रथम मतदाता? स्वतंत्र भारत के प्रथम मतदाता हैं श्याम शरण नेगी। ये हिमाचल प्रदेश के रहने वाले थे और यहीं पे 5 नवंबर को उनका निधन हो गया। हिमाचल प्रदेश में अपना 34वां वोट डाला था इन्होंने और ये 106 वर्ष के थे, बहुत लंबा जिए और चुनाव आयोग के ब्रांड एम्बेसडर भी रह चुके थे। ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर रहे थे चुनाव आयोग के, क्योंकि ये फर्स्ट वोटर थे इंडिपेंडेंट इंडिया के, तो इसीलिए इनको बहुत ज़्यादा सम्मान मिला। और जो राजीव कुमार हैं, जो चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, ये गए इनके घर पर हिमाचल प्रदेश में और इनके लिए बहुत ही तारीफ भरे शब्दों का इस्तेमाल किया और इनको कहा हिमाचल का गौरव। और इनके लिए कहा कि अदम्य भावना और लोकतंत्र में विश्वास को सलाम। तो यही है स्वतंत्र भारत के सबसे प्रथम या सर्वप्रथम मतदाता श्याम शरण नेगी, जो अब हमारे बीच नहीं रहे। अगला करंट अफेयर देखते हैं कि नकदी की कमी से जूझ रहे पाकिस्तान को $13 मिलियन की आर्थिक सहायता। अब ये पैसा कौन दे रहा है? इतना भारी रकम कौन दे रहा है? ये दे रहा है चीन। चीन दे रहा है $9 बिलियन और सऊदी अरब दे रहा है इसको $4 बिलियन। ठीक है, अब चूँकि अभी वर्तमान में जो है पाकिस्तान कैश स्ट्रैप्ड कंट्री बन गया है, श्रीलंका जैसी स्थिति होने को है। अब यहाँ पे जो है कैश की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है और पाकिस्तान क्या कर रहा है? हर देश से ट्राई कर रहा है लोन लेने की। अब कितना लोन लेगा? पहले से कर्जा बचा हुआ, कर्जा इनके पास बकाया है। पेरिस क्लब के देशों के पास $10 बिलियन का कर्जा है, अभी भी चुका नहीं पाया पाकिस्तान। और नॉन पेरिस क्लब कंट्रीज़ के पास इनका लगभग 24 नहीं, यहाँ पे गलती से 24 है, ये $27 बिलियन का कर्जा इनके पास है। पेरिस क्लब कंट्रीज़ कौन है? पेरिस क्लब कंट्रीज़ में बहुत सारे कंट्रीज आते हैं जो लोन प्रोवाइड करते हैं किसी भी नीडफुल कंट्रीज़ को। ठीक है, तो इनका $10 बिलियन और नॉन पेरिस क्लब कंट्रीज़ का $27 बिलियन। वो भी $27 बिलियन में चीन ने इसको लगभग 24 बिलियन दिया है, $24 बिलियन दिया है और बाकी जो $3 बिलियन जो है वो अन्य देशों ने दिया है। ठीक है, तो पाकिस्तान की बात हो रही है तो इसके बारे में बेसिक जानकारी लीजिए। कैपिटल है इस्लामाबाद। ठीक है, यहाँ की भाषा क्या बोली जाती है? उर्दू। सबसे बड़ा शहर है कराची। ठीक, और इंडिया और पाकिस्तान के बीच तो दे आर नॉट इन गुड टर्म्स, आपको पता ही है कि इनकी कभी बनती नहीं है। चलिए नेक्स्ट करंट अफेयर्स की ओर मूव करते हैं और देखते हैं अगला करंट अफेयर। ईरान ने गैम 100 बहुस्तरीय रॉकेट का परीक्षण किया है। अब ये बहुस्तरीय रॉकेट क्या है? मल्टी स्टेज रॉकेट क्या है? ये ईरान के रेवोल्यूशन गार्ड, जो बहुत ही पूरी दुनिया भर में बहुत लोग इसको आतंकवादी आउटफिट भी कहते हैं, तो इसने जो है ये दावा किया है कि ईरान ने एक बहुस्तरीय रॉकेट का परीक्षण किया, टेस्ट किया है। और यह जो रॉकेट है बैलिस्टिक तकनीक पर आधारित है, बैलिस्टिक टेक्नोलॉजी पर आधारित है और यह परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। अब इस खबर को सुनकर के अमेरिका में हड़कंप मच गई और अमेरिका चिंता जाहिर करने लगा कि ये तो बहुत गलत हो रहा है। अब ईरान जो है इसका गलत यूज़ करेगा, मिस यूज़ करेगा और किसी पर भी ये बम गिरा सकता है। तो ईरान ने खारिज किया और कहा कि नहीं, मेरी कोई ऐसी मंशा नहीं है, जिस तरह से आप सोच रहे हो ऐसी कोई मेरी मंशा नहीं है। ठीक है, चलिए अब ईरान के बारे में कुछ समझ लेते हैं। ईरान की राजधानी है तेहरान। यहाँ के प्रेसिडेंट जो हैं वो हैं इब्राहिम राइजी। ठीक है, नाम याद कर लीजिएगा, इब्राहिम राइजी। इसको पहले पर्सिया के नाम से भी जाना जाता था ईरान को। क्या? पर्सिया, या हिंदी में कहते थे फारस। ठीक है।